हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ईएमएस क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के अगले लेक्चर के बारे में। जैसा कि आपको लेक्चर मिल रहा होगा, उसी के अगले लेक्चर के बारे में, जिस लेक्चर में हम लोग समझेंगे जीवधारियों के लक्षण। जो जीवधारी होते हैं उनके अंदर कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो हम लोग को दिखते हैं कि जीवधारियों में लक्षणों का विकास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझते हैं। पहला है जीवन चक्र। आप सभी समझे होंगे कि जीवन क्या होता है। जीवन काल, इसके जब आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। कब? जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है? जीवन काल। जीवन काल। जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन काल कहलाता है। और इनमें होने वाली प्रतिक्रिया, इसमें होने वाले अनेक प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है? जीवन चक्र। इसी जीवन में होने वाली अनेक प्रकार की क्रिया जीवन चक्र कहलाती है। अगर हम बात करें जीवन चक्र के बारे में, तो जन्म से मृत्यु तक, जब जन्म होता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक में अनेक क्रियाएं होती हैं जो जीवों के द्वारा किया जाता है। पहले वे जब छोटे रहते हैं, उसके बाद वे वयस्क अवस्था में आते हैं, उसके बाद वे जनन करते हैं, उसके बाद एक बार अंतिम में वृद्धावस्था में आ जाते हैं। तो इसी को जीवन चक्र कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन काल, और जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय में जो हुआ क्रिया है उसे जीवन चक्र कहते हैं। जैसे व्यक्ति अनेक प्रकार की क्रिया पहले बताता है, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, अनेक प्रकार की अवस्थाएं हैं जिसको पार करने के बाद एक समय बाद उसकी मृत्यु अर्थात उसके जीवन का अंत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है जीवन चक्र। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जीव द्रव्य। हम लोग बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में कि जीव द्रव्य क्या होता है। कोशिका में उपस्थित वह द्रव्य जो शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाइयों का नियंत्रण करता है, उसे कहते हैं जीव द्रव्य। इसमें भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं निहित होती हैं, और ये वातावरण और शरीर और वातावरण का शरीर और वातावरण के बीच क्या करता है? आदान प्रदान करता है। तो जीव द्रव्य क्या है? ये शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित एक ऐसा द्रव्य है जिसमें भौतिक एवं रासायनिक क्रियाएं निहित होती हैं, और ये शरीर से और वातावरण से आदान प्रदान करता रहता है। ठीक है, इसे कहते हैं जीव द्रव्य। और जो जीव द्रव्य होता है हमारी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, अर्थात हमारी कोशिकाओं में उपस्थित द्रव्य जीव द्रव्य कहलाता है। दोस्तों, इसके बाद अगला पॉइंट है कोशिका की संरचना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, और इसका कोई फिक्स रचना नहीं है। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जो कोशिका होता है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होता है, और ये जब शरीर में चोट लगती है तो ये शरीर से कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, अर्थात कोशिकाएं टूट जाती हैं। वहां पर कोशिका विभाजन के द्वारा नए कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। तो कोशिका क्या है? हमारे शरीर की रचनात्मक
एवं क्रियात्मक इकाई होती है और ये इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है और हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, जो हमारे शरीर का प्रत्येक भाग है उसमें कोशिका उपस्थित रहती है। और कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसी में हम आगे चलते हैं। ये आपको बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होना चाहिए कि जीवद्रव्य क्या होता है, कोशिका क्या होता है और जीवन चक्र क्या होता है, इसके बारे में आपको समझना होगा। ठीक है, अब इसके आगे है उपापचय, जिसे जिसे कहते हैं उपापचय। ये दो प्रकार के होता है। क्या इसका जो प्रकार होता है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है उपचय और एक होता है अपचय। इसको आप लोग यदि कक्षा 10 में पढ़े होंगे तो इसमें बताया गया था कि उपचय और अपचय क्या होता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा बात इसका कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें सरल पदार्थ से सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। जटिल पदार्थ का निर्माण होता है। और इस जो अपचय है इसे यह होता है या जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ का निर्माण होता है। यही है उपापचय क्रिया। यह एक क्रिया है जो सभी जीवों में होती है, या जो क्रिया होती है इसमें सरल पदार्थ से जटिल पदार्थ तथा जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें ये दो प्रकार के होते हैं, उपचय तथा अपचय। तो दोस्तों इसी के आगे हम चलते हैं अगले जो कड़ी में, उसमें है श्वसन। श्वसन के द्वारा क्या होता है, श्वसन में हम शरीर ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद हम क्या करते हैं, भोजन का पाचन करते हैं। भोजन के पाचन के फलस्वरूप ऊर्जा का निर्माण होता है। जो कोशिकाएं टूटी फूटी होती हैं, जो शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, वहाँ पे संतुलित मात्रा में ऊर्जाओं को भेजा जाता है, या पादपों में भी होता है और उसमें भी उसमें ऊतक होते हैं और ऊतक के द्वारा पादप के विभिन्न भागों में जो होता है जो उनके द्वारा संग्रहित भोज्य पदार्थ होता है उसको, जो उसमें से उपस्थित वसा, इससे जो भोज्य पदार्थ होता है जो उसमें से ऊर्जाएं निकलती हैं, वह पादप के विभिन्न भागों में पहुंचता है। किसके द्वारा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो करता है वह मृदा से जल को पहुंचाता है और फ्लोएम सभी टहनियों में अर्थात सभी भागों में ऊर्जाओं को पहुंचाती है। जाइलम फ्लोएम में अंतर है, फ्लोएम के द्वारा ही ऊर्जा को स्थानांतरित किया जाता है, सारी ऊर्जा को नहीं। इसमें जो भोजन के पाचन से उपस्थित जो उसमें से उत्सर्जित ऊर्जा होती है उसे प्रत्येक भागों में पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक में, पोषण। इसमें आप लोग समझिएगा कि O2 को ग्रहण करना, O2 को ग्रहण, इसे ऑक्सीजन कहते हैं, को ग्रहण करके भोज्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा का निर्माण कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये शोषण की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, इसमें O2 को ग्रहण करके भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकृत करके ऊर्जा का निर्माण करना, या इसमें ऊर्जा का निर्माण करना और CO2 को बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके आगे पोषण के बारे में। जीवों को क्रिया को करने के लिए इनके अंदर पोषक पदार्थ की आवश्यकता है, क्योंकि जब एक प्रकार से जब हमारे शरीर के अंदर पोषण की कमी होती है तो हमारे जो शरीर वो कुपोषित हो जाते हैं। तो इसमें जो इसके कुछ लाइन होंगे, जो इसमें कुछ वर्ड लिखे जाएंगे, तो जीवों को वृद्धि करने के लिए क्या होता है, पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण की आवश्यकता होती है। जो ये छोटे से लाइन में ही आपको समझाने का प्रयास किया गया है कि जीवों को वृद्धि करने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा वह अपने शरीर में वृद्धि करता है। और वृद्धि के बारे में इसको देखिए, इसका अगला जो लाइन है वह वृद्धि के बारे में, और पोषण की प्राप्ति भोज्य पदार्थों से होती है। पोषण की प्राप्ति भोज्य पदार्थों से होती है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं वृद्धि के बारे में, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ग्रोथ। ठीक है, तो वृद्धि क्या होता है, हमारे शरीर के आकृति, आयतन एवं आकार में होने वाली वृद्धि, जो होने वाले परिवर्तन है उसे वृद्धि कहते हैं। ये आपको कुछ मैथमेटिक का शब्द उपयोग किया गया है, आकृति, आयतन एवं आकार। तो जीवों के आकृति, आयतन एवं आकार में होने वाले परिवर्तन को ही वृद्धि कहते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कुछ वर्ड, जीवों के आकृति, या आप आकृति आकार की जगह लिख सकते हैं जीवों के आकार, एवं आयतन में होने वाला परिवर्तन को ही वृद्धि कहते हैं। अब आप लोग ये समझिए कि एक जो छोटी लकड़ी होती है, छोटी लकड़ी जब बरसात के मौसम में जब वह जल को अवशोषित कर लेती है तो वह फूल जाती है, तो इसे हम, इसका आकार बढ़ जाता है, तो इसे हम ग्रोथ नहीं कहेंगे, क्योंकि वह जब धूप में रखा जाएगा तो कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद वे पुनः उसी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। इसमें एक कंडीशन है, आप लोग कहेंगे कि लकड़ी जब पानी सोख लेती है तब उसका आकार बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जब उसे आप धूप में रख देंगे 1 से 2 दिन या कुछ दिनों के बाद जब वह सूख जाएगी तो वह पुनः अपना आकार प्राप्त कर लेती है। तो लकड़ी का इसमें एग्जाम्पल मत लीजिएगा। और जो मनुष्य होता है, एक बार वृद्धि हो गई वह पुनः अपने अवस्था में अर्थात पिछली अवस्था में नहीं आ सकता। एक बार वृद्धि हुई फिर वह पीछे नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, तो अब हम समझते हैं प्रजनन। इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको भी आप जो समझना जरूरी है। जीवों के द्वारा अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। प्रजनन कहलाता है। जीवों के द्वारा अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है।
तो दोस्तों ये जो पॉइंट्स है ये आपको कैसा लगा लेक्चर, ये लेक्चर को समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि कोई कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इस कमी को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।